हिंदू दृष्टिकोण से दक्षिणपंथ की वैश्विक लहर, अवसर और चिंताएं। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। पश्चिमी देशों में वोक विचारधारा के खिलाफ हो रही कार्रवाई और पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटते रुझान ने हिंदुओं के लिए नई चुनौतियों और बड़े मौके दोनों ही पैदा किए हैं। दशकों से हिंदू सभ्यता को गलत ढंग से पेश किया जाता रहा है और अब अवसर है उसे सुधारने का। दुनिया आज एक बड़े और अहम बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह ऐसा समय है जब बहुत कुछ अनपेक्षित रूप से बदल रहा है और नए गठजोड़ बन रहे हैं। अब दुनिया के कई हिस्सों के देश, खासकर वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ, मिलकर एक मजबूत ताकत बनकर उभर रहे हैं। इससे पश्चिमी देशों का पारंपरिक दबदबा तेजी से कम हो रहा है। इसी के साथ लंबे समय से चली आ रही वामपंथी और उदारवादी सोच भी कमजोर पड़ रही है। इस समय यूरोप के कम से कम 6 देश इटली, हंगरी, फिनलैंड, क्रोएशिया, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य दक्षिणपंथी सरकारों के नेतृत्व में हैं। अमेरिका में हाल ही में चुनी गई ट्रंप सरकार ने भी वैश्विक डीप स्टेट के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यह डीप स्टेट एक अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी नेटवर्क माना जाता है, जिसे अरबपति जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से जोड़ा जाता है। जैसे जैसे वामपंथी और वोक विचारधाराओं पर सवाल उठ रहे हैं, दुनिया की सोच अब धीरे धीरे पारंपरिक सामाजिक और नैतिक मूल्यों की ओर लौटती दिख रही है। यह बदलाव वैश्विक हिंदू समुदाय के लिए खास मायने रखता है, क्योंकि दक्षिणपंथी ताकतें उन वामपंथी विचारों को चुनौती दे रही हैं, जो लंबे समय से हिंदू सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि दक्षिणपंथ की यह लहर अपने साथ कुछ जटिल चुनौतियां लेकर आई है। दक्षिणपंथ की कुछ धाराएं अब भी हिंदू विरोधी सोच को बढ़ावा देती हैं, जो अक्सर श्वेत वर्चस्व और कट्टरपंथी ईसाई विचारों से जुड़ी होती हैं। फिर भी चूंकि ज्यादातर राष्ट्रवादी सरकारें अपने देश की प्राथमिकताओं और देशभक्ति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देती हैं, इसलिए यह माहौल वामपंथी गठजोड़ की हिंदू विरोधी प्रचार प्रक्रिया के मुकाबले कुछ राहत जरूर देता है। इसके अलावा कट्टरपंथी इस्लामवाद और चरमवामपंथी सक्रियता के बीच का गठबंधन, जो अक्सर वोकिज्म के बैनर तले एकजुट होते हैं, इन बदलते वैश्विक समीकरणों के अंतर्गत कमजोर हो सकता है। चूंकि राष्ट्रवादी शासन अक्सर इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं, इसलिए यह बदलाव वैश्विक हिंदू समुदाय की सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ा सकता है। निम्नलिखित अनुभाग इस तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश की और अधिक सूक्ष्मता से विवेचना करेंगे। हिंदू मुद्दों पर ट्रंप सरकार के निहितार्थ। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का एक अहम नतीजा यह रहा कि भारत और अमेरिका ने मिलकर कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की नई प्रतिबद्धता जताई। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 2008 के मुंबई हमलों में शामिल एक पूर्व पाकिस्तानी सैन्य डॉक्टर तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देश कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथ के खतरे से मिलकर निपटना चाहते हैं। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने ISIS, ISIS, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। बयान में पाकिस्तान से यह भी मांग की गई कि वह 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों के दोषियों को सजा दिलाएं और अपने क्षेत्र को सीमा पार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने से रोके। इसके अलावा भी ट्रंप प्रशासन ने कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ एक उल्लेखनीय रूप से कठोर रुख अपनाया है, जो उनसे पहले वाले शासनों की वोक बयानबाजी से एक अलग रवैया दर्शाता है। ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाए गए विभिन्न सख्त कदमों में यूसेड को वैश्विक स्तर पर समाप्त करने का निर्णय शामिल था,
इस कदम से कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण नेटवर्क पर काफी हद तक लगाम लगने की उम्मीद है। मीडिया जांच से पता चला है कि यूसेड के फंड, जिन्हें पाकिस्तान जैसे देशों में विकास और सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए नामित किया गया था, का अक्सर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए दुरुपयोग किया जाता था। ऑप इंडिया की एक रिपोर्ट इस बात पर और प्रकाश डालती है कि कैसे यूसेड ने अपने एनजीओज के विशाल नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में लश्कर से लेकर गाजा में हमास जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद की। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद पर ट्रंप प्रशासन का कड़ा रुख वैश्विक हिंदू समुदाय के दृष्टिकोण से एक स्वागत योग्य कदम है। यह दुनिया भर में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है। इस संबंध में सबसे प्रभावशाली कदमों में से एक यूसेड फंडिंग नेटवर्क को खत्म करना है, जो पहले हिंदू विरोधी भावना के इतिहास वाले संगठनों का समर्थन करने से जुड़ा था। इन वित्तीय चैनलों को बंद करके प्रशासन ने हिंदू द्वेष को बढ़ावा देने वाली भौतिक और वैचारिक मशीनरी दोनों के ही प्रचार प्रसार पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस प्रकार हिंदू मान्यताओं, संस्कृति और सभ्यता के प्रति व्यवस्थित शत्रुता वाला दृष्टिकोण फैलाने वाले तंत्र के विस्तार पर रोकथाम लगाई है। हालांकि यह सोचना सही नहीं होगा कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों से अमेरिका में मौजूद हिंदू विरोधी नेटवर्क एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस नेटवर्क को फंड देने वाले स्रोतों पर रोक लगती है, तो यह एक अहम शुरुआत होगी। इस तंत्र के कमजोर होने से हिंदू समुदाय को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी, जिसे लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और निशाना बनाया गया है। साथ ही जब अमेरिका जैसी बड़ी ताकत कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ सख्त रुख अपनाती है, तो इससे हिंदुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में हिस्सा लेने और उन्हें प्रभावित करने के नए मौके बनते हैं, खासकर उनके अधिकारों और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर। प्रभावशाली राजनीतिक पदों पर भारतीय अमेरिकियों की बढ़ती मौजूदगी इस बदलाव को और अधिक सशक्त करती है। उल्लेखनीय रूप से वर्तमान में ट्रंप प्रशासन में दो प्रमुख हिंदू अमेरिकी कार्यरत हैं, एफबीआई प्रमुख काश पटेल और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड। ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय की एक धर्मनिष्ठ वैष्णवी गबार्ड को अमेरिकी कांग्रेस में चुनी गई पहली हिंदू और भगवद गीता पर अपने पद की शपथ लेने वाली पहली व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है। गुजराती माता पिता के घर न्यूयॉर्क में पैदा हुए काश पटेल भी खुले तौर पर अपनी हिंदू पहचान को स्वीकार करते हैं। अपनी सीनेट समिति की पुष्टि सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने माता पिता का जय श्री कृष्ण के साथ अभिवादन किया और उनके प्रति सम्मान दर्शाने के पारंपरिक प्रतीक के रूप में उनके पैर छुए, एक ऐसा पारंपरिक भाव प्रदर्शन जिसकी हिंदू प्रवासी समुदाय में व्यापक रूप से सराहना हुई। ट्रंप प्रशासन में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को ऊंचे पदों पर जगह मिलने से हिंदू अमेरिकी समुदाय को यह उम्मीद जगी है कि उनके मुद्दों को अब ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। हाल के वर्षों में हिंदू विरोधी घृणा अपराधों में बढ़ोतरी, जातिगत भेदभाव के नाम पर हिंदू रीति रिवाजों को बदनाम करना, अमेरिकी स्कूलों की किताबों में हिंदू धर्म का गलत चित्रण और कुल मिलाकर हिंदूफोबिया का फैलाव, ये सभी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि जब बात वैश्विक स्तर पर हिंदुओं से जुड़ी नीतियों की आती है, तो ट्रंप प्रशासन से जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं होगा। तुलसी गबार्ड और काश पटेल जैसे प्रमुख हिंदू चेहरे सबसे पहले अमेरिकी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उनकी प्राथमिकता अमेरिकी राष्ट्रीय हित ही रहेंगे। फिर भी उनकी मौजूदगी का प्रतीकात्मक और व्यावहारिक महत्व कम नहीं है। इन चेहरों से ये तो संकेत साफ है कि अब अमेरिका के सत्ता के गलियारों में हिंदू पहचान को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। यह बदलाव अमेरिकी संस्थानों में हिंदू परंपराओं और मूल्यों के प्रति अधिक समझ और सम्मान की दिशा में एक कदम है। अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड लेडी उषा वेंस भी इस बदलाव को और मजबूती देती है।
उनकी राष्ट्रीय मंच पर मौजूदगी से उम्मीद है कि अमेरिका में हिंदू संस्कृति के प्रति नजरिया और भी सकारात्मक बनेगा और लंबे समय से फैली कुछ नकारात्मक धारणाओं को चुनौती मिलेगी। अपनी हाल ही में हुई भारत यात्रा में तुलसी गबार्ड ने एनी को दिए इंटरव्यू में बताया कि श्रीमद्भगवद गीता ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए उपदेशों ने उन्हें कठिन हालात और चुनौतियों का सामना करने में ताकत और स्पष्ट सोच दी है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका भारत संबंधों में खास तौर पर सांस्कृतिक और सामाजिक कूटनीति के क्षेत्र में अहम बदलाव देखने को मिले हैं। इस नए सहयोग से वैश्विक स्तर पर हिंदू मुद्दों को सामने लाने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही यह दुनिया भर में सांस्कृतिक संवाद, आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। हालांकि एक सवाल यह भी है कि क्या ये बदलाव ठोस नीतियों में तब्दील हो पाएंगे। दूसरी ओर अमेरिका की राजनीति में कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं, जिनका जिक्र करना जरूरी है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मगा आंदोलन के कुछ हिस्सों में अब भी श्वेत वर्चस्व और नस्लवादी सोच से जुड़ी चरम दक्षिणपंथी बयानबाजी मौजूद है। यह तब ज्यादा साफ दिखा जब ट्रंप प्रशासन में संभावित हिंदू अमेरिकी नियुक्तियों की खबरें सामने आने लगीं, जिसके बाद ऑनलाइन मंचों पर हिंदू समुदाय के खिलाफ नस्लवादी, रेसिस्ट टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। खासकर जब कारोबारी विवेक रामास्वामी को एलन मस्क के साथ मिलकर सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक नई इकाई डोज का नेतृत्व करने की बात चली, तब उन्हें जबरदस्त नस्लवादी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। भले ही उनकी इस भूमिका से हटने के पीछे सिर्फ नस्लवाद न रहा हो, लेकिन इसकी टाइमिंग ने कई सवाल खड़े किए हैं और अमेरिका में रह रहे हिंदू समुदाय की चिंताओं को और बढ़ाया है। इसी तरह जनवरी में जब चेन्नई में जन्मे तकनीकी विशेषज्ञ श्रीराम कृष्णन को व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ नीति सलाहकार बनाया गया, तो सोशल मीडिया पर विदेशों में रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाते हुए नस्लभरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। यह घटना दिखाती है कि भले ही सरकारी संस्थानों में विविधता और समावेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी समाज का एक हिस्सा अब भी ऐसे प्रतिनिधित्व का विरोध करता है। हालांकि ऐसे नस्लवादी घटनाक्रमों को पूरे अमेरिकी समाज की सोच का प्रतीक मानना सही नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन में तुलसी गबार्ड, काश पटेल और श्रीराम कृष्णन जैसे प्रभावशाली हिंदू चेहरों की नियुक्तियां यह दिखाती हैं कि मगा आंदोलन के भीतर हिंदू विरोधी भावनाएं शायद एक छोटे सीमित गुट तक ही सीमित हैं। आखिर में यह देखना अहम होगा कि अमेरिका आगे समावेशिता की दिशा में बढ़ता है या कुछ सांस्कृतिक समुदायों को अलग-थलग करने वाली एक संकीर्ण सोच की ओर। यही तय करेगा कि अमेरिका घरेलू और वैश्विक स्तर पर हिंदू मुद्दों से किस हद तक और किस दिशा में जुड़ता है। वैश्विक दक्षिणपंथी लहर का हिंदुओं पर प्रभाव। सबसे पहले हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ दक्षिणपंथी शब्द का इस्तेमाल केवल सुविधा के लिए किया गया है। इस शब्द के साथ इतिहास में फासीवाद, फैसिज्म और दमन, टिरनी जैसे कई नकारात्मक पहलू जुड़े रहे हैं। आज की वैश्विक राजनीति में जो राष्ट्रवादी लहर चल रही है, उसे सिर्फ वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ जैसे सीधे बंटवारे से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसलिए गैरवामपंथी या राष्ट्रवादी सरकारें जैसे शब्द ज्यादा सही बैठते हैं, क्योंकि ये उन शासन व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं जो वामपंथी और उदारवादी नैरेटिव को चुनौती दे रही है। अब सवाल यह है कि इस उभरती दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी लहर का हिंदू मुद्दों पर क्या असर पड़ेगा? पश्चिमी देशों में राष्ट्रवादी सरकारों के आने से इसका कोई तात्कालिक या सीधे सीधे असर दिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसे मापने के लिए कोई तय पैमाना भी नहीं है। जैसे कि इटली की जियोर्जिया मेलोनी या हंगरी के विक्टर ऑर्बन जैसे नेता शायद सीधे तौर पर हिंदू समुदाय से जुड़े मुद्दों पर कोई कदम न उठाए,
क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं ज्यादातर घरेलू होती हैं, जैसे नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, रोजगार और अप्रवासन। परंतु इन सरकारों ने जिस तरह से वोकिज्म के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई से हिंदू विरोधी वोक तंत्र को अप्रत्यक्ष रूप से जरूर झटका लग सकता है। आज पश्चिम दुनिया में हिंदू विरोधी दुष्प्रचार का बड़ा केंद्र बन चुका है। मीडिया, विश्वविद्यालयों और कुछ बुद्धिजीवियों ने लंबे समय से हिंदू धर्म और संस्कृति को गलत तरीके से पेश किया है। इसलिए अगर इस तंत्र को कमजोर किया जाता है तो हिंदू समुदाय को निशाना बनाने वाले जहरीले नैरेटिव में कुछ कमी आना तय है, भले ही यह पूरी तरह खत्म न भी हो। एक उदाहरण लें, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने यह संकल्प लिया है कि वे हंगरी को अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से बचाएंगे। उनका दावा है कि जब ट्रंप प्रशासन के तहत यूएसएआईडी ने इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की, तब उन्होंने अपना ध्यान बेल्जियम की तरफ मोड़ लिया। जैसा कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों ने उजागर किया है, सोरोस से जुड़ा एनजीओ नेटवर्क भारत विरोधी और हिंदू विरोधी कथाएं फैलाने में सबसे आगे रहा है। इस तरह की विध्वंसक गतिविधियां को अक्सर मानवाधिकार वकालत की भाषा की आड़ में अंजाम दिया जाता है। इन पहलों के लिए धन का प्राथमिक स्रोत पश्चिम है और भारत जैसे देश इस तंत्र के निशाने पर होते हैं। जैसे जैसे पश्चिम में एक के बाद एक राष्ट्रवादी सरकारें सत्ता हासिल कर रही हैं, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि इस तरह के हिंदू विरोधी तंत्र का जड़ से ही उन्मूलन कर दिया जाएगा। जनवरी में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और अपने धन का उपयोग राष्ट्रों को अस्थिर करने के लिए करते हैं। उनकी टिप्पणी यूरोपीय देशों की घरेलू राजनीति में उनकी कथित भागीदारी को लेकर एलोन मस्क पर की गई आलोचना के जवाब में आई थी। मेलोनी ने दोनों के बीच के अंतर को उजागर करने